हेलो, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। बट बिफोर वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, आपको यही सजेशन देना चाहेंगे कि जिन बच्चों ने हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्लीज़ यूट्यूब पर जाकर सर्च करें द क्वांटा कोचिंग क्लासेस, और वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक वाइज जितने भी डेरिवेशन हैं और उनको आप सीख पाएंगे, वो पढ़े हुए हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे गॉस लॉ। तो पिछले टॉपिक पर हम लोगों ने गॉस लॉ के बारे में समझा कि व्हाट इज़ गॉस लॉ, और गॉस लॉ की हेल्प से हम किस तरीके से फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया था और हमने फॉर्मूला निकाला था कि जो हमारे पास गॉस लॉ होता है वो होता है हमारे पास phi E = Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जिन बच्चों ने वो टॉपिक नहीं देखा है तो शायद उनको ना समझ में आए ये टॉपिक। ठीक, तो अगर आपको इस टॉपिक को भी अच्छे से क्लियर करना है तो आप प्लीज़ वो यूट्यूब पर जाके हमारे उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। जैसा कि आपको हेडिंग में दिख रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ या गॉस थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं, और यहाँ से हम मेनली 5 एप्लीकेशन पढ़ेंगे और उन पांचों एप्लीकेशन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी होगी, वो भी विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो जिसमें से 12th में बोर्ड के पर्पज से जो है कुछ डेरिवेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी में से हम लोग एक पहला डेरिवेशन आज करने वाले हैं। बाकी एक एक करके हम आपको डेली एक एक करके डेरिवेशन समझाएंगे, तो पांचों के पांचों आपके पास जो है डेरिवेशन मिलेंगे, और वो भी बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जो आपको बिल्कुल फील होगा कि हाँ ये ऐसे होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आज का जो हमारा पहला जो है एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, तो वो है the electric field due to an infinitely long charge wire। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। ठीक, किसी एक अनंत लंबाई का एक चार्ज वायर है, उस चार्ज वायर के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, वो भी किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। यानी इसमें हमको गॉस लॉ यूज़ करना है तभी तो एप्लीकेशन होगा, अदरवाइज एप्लीकेशन कहाँ होगा। ये गॉस लॉ एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हमको जो है यही काम करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर, एक बहुत ही अनंत लंबाई का हमारे पास लॉन्ग चार्ज वायर है और उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो कुछ हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ स्टेप्स लिखे हैं कि हमको किस तरीके से प्रोसीजर होगा हमारा और किस तरीके से हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम इन पॉइंट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक है जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको समझने के बाद हम फिर यहाँ पर वापस लौटेंगे। तो सबसे पहले हमको प्रोसीजर क्या अपनाना है। तो सबसे पहले हमने पॉइंट्स लिख दिया कि कंसीडर अ लॉन्ग इन्फिनिटली चार्ज वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। हमको सबसे पहले एक वायर मानना है जो कि इन्फिनिटी लेंथ का होगा और चार्ज होगा, और जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। अब व्हाट इज चार्ज डेंसिटी, ठीक, इसी पर हमको, चलो यहीं पर हम पहले इसी चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज चार्ज डेंसिटी। इसी चीज़ को क्लियर करते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज चार्ज डेंसिटी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर आपको पहले थोड़ा सा चार्ज डेंसिटी के बारे में यहाँ पर हमने उसकी डेफिनेशन लिख के समझा दी है, तो इसको समझ लेते हैं, फिर हम पीछे अपने टॉपिक पर पढ़ते हैं। तो चार्ज डेंसिटी होती क्या है इसको समझते हैं। तो पहले डिफिनीशन समझ लेते हैं, फिर हम इसको फॉर्मुलाइज करते हैं। तो कह रहा चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ, यानी एक यूनिट लेंथ के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है, यूनिट लेंथ के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी। सिंपली इसको हम लोग लैम्डा से लिखते हैं। अब इसकी यूज़ क्यों पड़ी, ये हमको यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी ये देखते हैं। पर यूनिट लेंथ का मतलब है 1 मीटर पर कितना चार्ज है, या हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर पर कितना चार्ज है, या कोई भी ऐसी यूनिट जो एक हो, यूनिट लेंथ के ऊपर जो चार्ज होगा उसी को हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक बहुत ही लंबा सा वायर है, मान लेते हैं 10 मीटर वायर हमारे पास है, 10 मीटर एक वायर है, और 10 मीटर ये टोटल लेंथ से कितनी है, मान लेते हैं 10 मीटर हमारे पास है।
10 मीटर या टोटल लेंथ का कोई वायर है, और इस 10 मीटर पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये जो टोटल चार्ज इस 10 मीटर लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हम मान लेते हैं 20 कूलाम है। कितना है? 20 कूलाम है इस पूरी वायर के ऊपर। तो अगर हम इसके यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमको जो हमारे पास जो हम पीछे डेरिवेशन करने वाले उसमें वायर की लेंथ कितनी है, इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी है तो हमको पता नहीं है कि ये लेंथ कितनी है, तो हम इसकी यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है वो फाइंड कर लेंगे। फिर उस हिसाब से हम अपनी जितनी भी लेंथ का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा वो ड्राइव कर सकते हैं। इसीलिए हमको यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी को फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि 10 मीटर के ऊपर कितना 20 कूलाम है, तो 10 मीटर के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है 20 कूलाम है। तो इसलिए 1 मीटर पर कितना होगा 20/10, यानी 1 मीटर पर हमारा होगा कितना 2 कूलाम होगा। हो गया नहीं? यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस वायर में अगर आप 1 मीटर चलेंगे तो 1 मीटर के ऊपर आपको 2 कूलाम चार्ज मिलेगा। फिर अगर आप 1 मीटर चलेंगे तो फिर 2 कूलाम मिलेगा। फिर अगर आप 1 मीटर चलेंगे तो फिर 2 कूलाम आपको मिलेगा। और इस तरीके से अगर आपको यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज पता है तो आप इस वायर को कितना भी लंबा कर दो, 100 मीटर, 1000 मीटर, 50 मीटर, जितना भी आपको करना है आप यूनिट लेंथ से उसकी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमको 20 मीटर की, जैसे 10 मीटर की पता था, अगर हम आपसे पूछे कि 100 मीटर की बताओ कितना इसका चार्ज होगा, तो 100 मीटर पर कितना होगा, जब एक पर हमारे पर कितना है भैया 2 है, तो 100 पर कितना होगा 2 गुणे 100, मतलब कुल मिला के 200 कूलाम चार्ज होगा। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे कि 50 मीटर पर बताओ कितना चार्ज होगा, तो जब 1 पर 2 है तो 50 पे निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 गुणे 2 कर देंगे, यानी 100 कूलाम चार्ज हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट की हमको पीछे ज़रूरत पड़ने वाली है, इसीलिए हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी को समझते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम एक जनरल फार्मूला कर देते हैं कि किस तरीके से, अगर हम इसकी लेंथ को यहाँ पर 10 मीटर माना था, 10 की जगह पे अगर हम एक कोई नॉर्मल लेंथ या जनरल लेंथ L ले लें, और यहाँ पर हमने इस चार्ज को 20 कूलाम माना था, तो इसको अगर हम Q कूलाम ले लें तो हम यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा था 20/10, 20 का था टोटल कूलाम, तो यहाँ पर अगर जनरलाइज करेंगे तो टोटल चार्ज कितना माना है Q, और टोटल लेंथ से हमने डिवाइड किया था, यहाँ पर टोटल लेंथ कितनी थी 10, लेकिन अब हमने लेंथ को जनरलाइज कर दिया L, तो ये हो जाएगा L। ठीक, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L। इसी को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ, कि यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है उसी को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और इसकी यूनिट देखें तो ऊपर चार्ज है तो चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, और नीचे लेंथ है तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो कूलाम पर मीटर इसकी यूनिट हो सकती है या होती है। ठीक, तो आई होप लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये क्लियर है, तो अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो हमको करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक, इसमें अब हम लोग सबसे पहले स्टेप जो थ्योरीज लिखी हैं वो समझ लेते हैं, फिर हम इसका प्रोसीजर बनाते हैं। और फिजिक्स में थ्योरी नहीं होती है, थ्योरी कुछ नहीं होती है, आप बस थोड़े थोड़े से पॉइंट्स को समझें। और मेन चीज़ है डायग्राम आप कितना अच्छा बना रहे हैं, डायग्राम आपको सुंदर साफ सुथरा बनाना चाहिए। एक्चुअली मेरा डायग्राम तो अच्छा नहीं बनता है, बट आप लोग अच्छा बना सकते हैं, आपकी आर्ट हमसे अच्छी होगी। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट हमको करना है, कंसीडर करना है हमको एक लॉन्ग इन्फिनिटली चार्ज वायर, एक बहुत ही लंबा चार्ज वायर लेना है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी आई होप आपको समझ में आ गया कि पर यूनिट लेंथ पर उसके चार्ज कितना है, हमने लैम्डा मान लिया। फिर दूसरा हमको क्या करना है पॉइंट इसके अंदर कि ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, हम इसके चारों ओर एक सेट्यूएबल गॉसियन सरफेस चूज करेंगे। और गॉसियन सरफेस किस हिसाब से चूज करेंगे वो डिपेंड करता है कि हमारा कैलकुलेशन कैसा बनने वाला है। हम अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम सर्कुलर गॉसियन सरफेस भी खींच सकते हैं, हम सिलिंड्रिकल भी खींच सकते हैं, हम किसी भी शेप का गॉसियन सरफेस खींच सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस इस वायर के हम चारों तरफ खींचेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेंडर शेप में है, तो इसीलिए यहाँ पर हम सिलेंडर शेप का ही एक क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। फिर हम कैलकुलेट करेंगे क्या, टोटल फ्लक्स, कि उस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है। और उसके बाद एंड इन लास्ट में क्या, हम जो है गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा प्रोसीजर है, ये हमारे पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बहुत ही इन्फिनिटी लेंथ का क्या ले लिया है, चार्ज वायर ले लिया है, जिसके ऊपर जो है प्लस चार्ज जो है यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है। अब हमें करना क्या है, हमें इस वायर से स्मॉल
r डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने P लेना है और उस पॉइंट P पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और भी किसकी हेल्प से, गॉस लॉ की हेल्प से। तो गॉस लॉ तो भैया कहता है कि हम ऐसे नहीं लगेंगे, हमारे लिए आपको एक गॉसियन सरफेस चूज करना होगा। तो यहाँ पर हम P से होकर जाने वाला एक गॉसियन सरफेस चूज करते हैं और सिलेंड्रिकल शेप में। तो यहाँ पर हम P से होकर जाने वाला एक गॉसियन सरफेस चूज करेंगे जो कि इस वायर के से जाएगा सिलेंड्रिकल शेप में। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक, आप लोग साफ सुथरा ड्रॉ करिएगा, ठीक। तो ये हमने एक गॉसियन सरफेस चूज कर लिया है जो कि P से होकर जो है जा रहा है, और ये हमने एक गॉसियन सरफेस चूज कर लिया, ठीक। P से होकर जाने वाला एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कलेक्ट कर लिया, चूज कर लिया। अब गॉसियन सरफेस चूज कर लिया है तो अब हम क्या, इसकी लेंथ ही मान लेते हैं। इसकी लेंथ कितनी है, इस गॉसियन लेंथ जो सरफेस हमने L लेंथ का हमने गॉसियन सरफेस चूज किया कर लिया है। और इसकी रेडियस तो आप जानते हैं, सिलेंडर बन रहा है तो ये अगर ये रेडियस R है तो इसकी रेडियस ये भी क्या होगी, R ही होगी। ये चीज़ तो कॉमन सी बात है, आपको दिख रही होगी। अब हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स करना है, फाइंड करना है। देखो पहला हमने वायर ले लिया था, फिर हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करते हैं कि इसमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा होगा। तो आप ये भी जानते हैं कि हमारा चार्ज कैसा है, प्लस है। प्लस चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऐसे, इधर 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 इधर, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगी तो हम यहाँ पर इस टोटल सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस सरफेस के ऊपर छोटे छोटे एक एरिया एलिमेंट मान लेते हैं और उस छोटे से एरिया एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पहले काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेट अस सपोज कि हमने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लिया है, छोटा सा एरिया ले लिया है जो इसकी कर्व्ड सरफेस होगी ऐसे वाली इसके ऊपर, और ये एरिया हमने मानो ले लिया है DS1 ले लिया है, ठीक। DS एरिया मानते हैं या DA भी मानते हैं, किस कहीं कहीं आप DS1 ले सकते हैं। तो अगर इस एरिया वेक्टर, ये जो हमने एरिया एलिमेंट लिया है इसका एरिया वेक्टर लिखें तो हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस होगी, तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा यानी DS1 का। और अगर हम इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये हमारे पास प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो हमारा E होगा वो भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस सरफेस के ऊपर इक्वली होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं R पर डिपेंड करती है, और R जब ये फिक्स हो गया तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, यानी सब कहीं इक्वल मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एरिया वेक्टर और E जो है वो सेम पैरेलल है, यानी यहाँ पर इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं कि इतने छोटू से सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो उसी तरीके से अब हम इसके ऊपर वाले जो एक फ्लैट सरफेस, ये वाली सरफेस है फ्लैट सरफेस, इसके ऊपर एक छोटा सा हम एरिया एलिमेंट मान लेते हैं कि इसके ऊपर कोई एक एरिया एलिमेंट हमने ये ले लिया है एरिया एलिमेंट, और इस एरिया एलिमेंट का हमने नाम दे दिया है DS2 दे दिया है, ठीक। और इसका अगर हम जो है एरिया वेक्टर खींचे तो आप जानते हैं ऊपर की तरफ ऐसे बैलून शेप में होगा, ऐसे ये मान लो ये ऊपर वाला हिस्सा ये, तो इस पर हमने छोटा सा एरिया वेक्टर माना है तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ही तो एरिया वेक्टर होगा इसका, तो इसका एरिया वेक्टर भी हमारे पास ऊपर की तरफ होगा। और यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भैया जो हमारी होगी वो इधर की तरफ ही है, या तो इधर की तरफ या तो इधर की तरफ आप मान सकते हैं, क्योंकि प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये वायर हमारे पास है उससे बाहर की तरफ ही निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इसी डायरेक्शन में होगी इस तरीके से। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर ये हमने बनाया है DS2, ठीक, इनके बीच एंगल थीटा बराबर कितना बनना है, 90 डिग्री बन रहा है, बनना है। इसी तरीके से एक हम एलिमेंट एक नीचे वाली जो सरफेस होगी, ये हमारा अगर हम बेलन माने तो इसके नीचे वाली सरफेस होगी, इस पर मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने कोई एक जो है
एरिया एलिमेंट मान लिया है और जिसका हमने एरिया दे दिया है DS3 नाम दे दिया है, DS3 दे दिया। तो इसका एरिया देखेंगे तो जब हम नीचे से देखेंगे, अगर हम नीचे से देखेंगे इसके, तो नीचे का एरिया वेक्टर जो होगा नीचे की तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया वेक्टर नीचे की तरफ इस तरीके से होगा, ठीक। DS3 का जो हमारे पास यूनिट कैप होगा वो इस तरीके से होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप इधर भी ले सकते हैं, चूंकि आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, इधर इधर दोनों निकल जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो इधर भी लेंगे तब भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो यहाँ पर भी थीटा बराबर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो कुल मिला के ये हमने पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब हम टोटल फ्लक्स निकालते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे गॉसियन सरफेस से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है, एक तो ये जो कर्व्ड सरफेस है बेलन की जो हमने यहाँ पर बनाया इससे निकलेगा, एक इस फ्लैट सरफेस से, इस फ्लैट सरफेस से। तो टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस निकालते हैं हम। सबसे पहले टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। टोटल फ्लक्स जब गॉसियन सरफेस से निकालेंगे तो टोटल फ्लक्स को हम फाई ई कहेंगे। और ये टोटल सरफेस जो फ्लक्स होगा वो 3 पार्ट के कारण होगा। एक तो एक कर्व्ड सरफेस के कारण होगा, इंटीग्रेशन कर देंगे हम, ठीक। यहाँ से कर्व्ड सरफेस से कारण होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं कर्व्ड सरफेस के कारण होगा। और फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा या ई डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एरिया कितना हमने लिया है DS1, और कॉस थीटा की जगह पे यहाँ पर कितना है 0 डिग्री। और इंटीग्रेशन का मतलब है ये तो इतना, तो ये ई DS1 कॉस थीटा तो इतने से एरिया से निकलने वाला फ्लक्स था, लेकिन हमको इतने से एरिया से थोड़ा निकालना, हमको तो पूरे कर्व्ड सरफेस से निकालना है, इसीलिए हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दिया है। तो कर्व्ड सरफेस से इतना फ्लक्स निकलेगा, प्लस और कहाँ से निकलेगा, एक ऊपर वाली जो फ्लैट सरफेस है यहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा नहीं। तो यहाँ का जो आपका फ्लक्स होगा वो होगा ई DS2, हमने यहाँ पर एरिया लिया है, और कॉस थीटा की जगह पे 90 डिग्री होगा। और ये तो होगा इतने छोटे से सरफेस से निकलने वाला एरिया, लेकिन हमको इस पूरे फ्लैट सरफेस से निकालना है, तो इसको इंटीग्रेशन कर देंगे हम। इंटीग्रेशन कर देंगे, ये क्या होगा, फ्लैट जो होगा अपर फ्लैट, यू मतलब अपर फ्लैट, ऊपर जो फ्लैट सरफेस है वहाँ से निकलने वाला, फिर प्लस इस नीचे वाली फ्लैट सरफेस जो है इससे भी तो निकल रहा है जो है हमारे पास फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होगा, ई DS3 कॉस थीटा की जगह पे 90 डिग्री। तो ये इतने से एरिया से निकल रहा है, और इंटीग्रेशन कर देंगे तो इस पूरे एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसका हम नाम दे देते हैं जो है डाउन फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस से निकल रहे हैं। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वही लिखा है कि सबसे पहले जो तीसरा पॉइंट हम कर रहे हैं, देन कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या निकलता है। तो फ्लक्स का जो फाई ई हमारे पास आएगा, तो यहाँ से इंटीग्रेशन ई DS1 cos 0 की वैल्यू 1 प्लस इंटीग्रेशन ई DS2 और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और प्लस इंटीग्रेशन ई DS3 और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक। तो कुल मिला के ये जो फ्लैट सरफेस है ऊपर, इनसे तो निकलने वाला फ्लक्स हो गया 0। सीधी सी बात है, ये फ्लैट सरफेस हमारी ऐसे दे रखी है, ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे जा रही है सरफेस को टच करते हुए, तो यहाँ पर फ्लक्स होगा ही नहीं, चूंकि फ्लक्स होता क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर से ऐसे जाती, ठीक, तो फ्लक्स होता है, लेकिन ये टच करते हुए ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। तो ना तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ना तो इस वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो फ्लक्स केवल जो कर्व्ड सरफेस ये वाले गोल गोल है, ये जो हमारे पास गोल गोल ये मान सकते हैं बेलन है, तो इसके कारण होगा, केवल कर्व्ड सरफेस के कारण। तो फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास इंटीग्रेशन ई DS1 बचेगा, बाकी ये टर्म तो हमारा कट जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इनको हम हटा सकते हैं। अब थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चल रहा है फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई DS1 चल रहा था, ठीक। अब ई क्या है, कांस्टेंट चीज़ है। ई कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया है कि यहाँ ई जो होता है, ई जो डिपेंड करता है हमारे पास, ई होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक। जब आर ये फिक्स हो गया तो ई पूरी जगह पर इस पूरे सरफेस के ऊपर कांस्टेंट होगा। जब कांस्टेंट होगा तो ई यानी फिक्स है, तो फिक्स है तो ई को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ई बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन DS1 यानी फाई ई इज इक्वल टू
जो है इंटीग्रेशन में से बाहर हमने ई कर लिया है और ds1 बचा। तो s1 क्या था, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, तो ds1 मतलब टोटल एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। तो यहाँ पर फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई, और टोटल एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस जो ये सर्कुलर सरफेस है इसका जो टोटल एरिया होता है वो 2 पाई r होता है। तो 2 पाई r हमारा 2 पाई r L होता है, 2 पाई आर एल होता है। तो ये हमने टोटल जो है इसको हिंदी में वक्र पृष्ठ कहते हैं, 2 पाई आर एल हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। तो ये तो हमने टोटल फ्लक्स निकाला मैनुअल तरीके से, लेकिन अब गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ ये कहता है अरे इतनी झंझट क्या बना रहा हो यार, हमको केवल तुम बता देते कि चार्ज कितना था इसके अंदर और हमसे फ्लक्स ले लेते। तो गॉस लॉ कहता है ये, बट गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ हमें ये कहता है कि जो फाई ई होता है वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो होता है, पीछे पड़ा था इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 के देखें तो लेफ्ट हैंड बराबर है, लेफ्ट हैंड बराबर है तो अकॉर्डिंग टू मैथ राइट हैंड भी बराबर होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकंड से हम इसको निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड से कैलकुलेट करेंगे तो बराबर कर देते हैं। तो भाई तो E इंटू 2 पाई आर एल ऐसे रहेगा, और ये बराबर कर देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E को रोक लो, बाकी नीचे ले जाओ। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे ही था, इंटू 2 पाई आर एल इधर आ गया। अब Q की वैल्यू फाइंड कर देते हैं यहाँ पर। Q की वैल्यू यहाँ से निकालो, देखो यहाँ से अगर हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ से Q की वैल्यू निकालें तो Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। तो जहाँ Q है वहाँ पर लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल, इसलिए E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल अपॉन नीचे एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल, एल से एल कैंसिल, तो E इज इक्वल टू हमारा बचेगा ऊपर लैम्डा अपॉन नीचे बचेगा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आएगी न्यूटन पर कूलाम, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसके थ्रू है? एक अनंत लंबाई के चार्ज वायर के निकट कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। अगर हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फॉर्मूला क्या बन सकता है? E इज इक्वल टू ऊपर कर दे 2 से मल्टीप्लाई तो 2 लैम्डा हो जाएगा, और नीचे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r हो जाएगा। ठीक, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्या, चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती है। इसी को हम ऐसे भी ले सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। ठीक, 2 लैम्डा अपॉन r ये भी लिखा रह सकता है। तो कुल मिला के ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हमारी आएगी अनंत लंबाई के वायर के कारण। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करते रहिए, ताकि जो है काफ़ी बच्चों की मदद हो जाए जो लोग कोचिंग ट्यूशन एफोर्ड नहीं कर सकते हैं।